नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी आपने प्रारंभ कर दी होगी। आज का वीडियो हमारा विज्ञान साइंस से रहने वाला है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है। अब हम डेली इवनिंग में साइंस या जीके का जो सामान्य जागरूकता है उसका डेली प्रैक्टिस सेट 7:30 बजे इवनिंग में लेकर आएंगे। तो आप प्रतिदिन हमसे जुड़ जाइएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे साथ जुड़कर। और मॉर्निंग में 7:30 बजे आप ध्यान रखिए, आपके लिए मैथ या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और जो निगेटिव मार्किंग है उससे बचना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इस तरीके की इन सारी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने सिर्फ वीडियो में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पिछले वर्षों में आए हुए पेपर्स हैं उनके आधार पर क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। साथ में हमने इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए भी इंक्लूड किया है, जिससे आपकी तैयारी के साथ साथ जो नोट्स हैं उनसे भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आपकी एक कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न हमने वो लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है। दूरी की, ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकाश वर्ष। देखिए, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में एक वर्ष में, यानी कि 1 ईयर में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। और इसे कहते हैं हम एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान की संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। आप जानते होंगे जो कोई रॉकेट है, और रॉकेट में यहाँ पर जो फ्यूल होता है, फ्यूल में जब फ्यूल जलता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, क्योंकि फ्यूल के जलने से जो एनर्जी मिलती है उसके कारण। तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, यानी कि सोलर सेल कहते हैं, सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है आपका प्रकाशीय ऊर्जा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर कि पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का क्या कारण है? आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकती हैं, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो इसका सही आंसर है आसंजक बल का अभाव होना। इसलिए जो पानी की बूंद है वो तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है, चिपक नहीं पाती हैं तैलीय पृष्ठों पर। देखिए, आसंजक बल क्या होता है? कोई भी दो अणु हों, यानी कि अणुओं के जो अणु हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल। जो आकर्षण का बल है, यानी एक तरीके से जो बांधने की शक्ति है, वो बांधने की शक्ति आप समझ लीजिए वो क्या कहलाती है? एक तरीके से आसंजक बल कहलाती है। जब दो अणु हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल या आसंजक बल कहते हैं। एक तरीके से ध्यान दीजिए, इसे आपस में बांधने की शक्ति कहते हैं। कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है कि आसंजक बल के उदाहरण देख लीजिए। जब पानी का गिलास खाली किया जाता है
तो पानी और गिलास के बीच आसंजक बल के कारण पानी गिलास से चिपका रहता है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए कि बारिश की बूंदें बनने की बजाय पानी के अणुओं के बीच मजबूत आसंजक बल होता है। इसी कारण जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बूंद का रूप ले पाती हैं। ऑप्शन जो तीसरा एग्जाम्पल है उसे देखिए, कांच पर पानी डालने पर पानी कांच की सतह पर फैल जाता है। ये पानी और कांच के अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण होता है। और जो भी चिपकने वाले या चिपकाने वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे गोंद या सीमेंट जैसे चिपकने वाले पदार्थ आसंजक बल के ही उदाहरण हैं। तो यहाँ से आपको आसंजक बल आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखते हैं कैसे। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो कहता है कि किसी भी द्रव का मतलब लिक्विड या कोई तरल पदार्थ है में आंशिक या पूरी तरह से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा जितना लिक्विड हटाया जाएगा वो उसके क्या होगा, उतना ही लिक्विड हटाया जाएगा जितना कि उस वस्तु का भार होगा। जैसे जब कोई नाव अपने वजन के बराबर पानी का भार विस्थापित करती है तो वह क्या करती है, तैरती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 कि यहाँ पर कार लिखा है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए जो कार है वो कार की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और आपके लिए जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है। तो ध्यान दीजिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये एक ट्रिक है, 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर 3 10 मीटर पर सेकंड। एक बात यहाँ पर नोट और ध्यान रखिए कि अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो फिर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका जो है इस वाले का उल्टा कर देंगे, 5/18 का 18/5। तो यहाँ से ध्यान रखिए आपको एक प्रश्न ग्रुप डी में मिल सकता है, पूरी संभावना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो घनत्व देखिए क्या होता है। सबसे पहले घनत्व जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं वह द्रव्यमान यानी कि जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बटे आयतन यानी कि b जिसे b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व बराबर या शॉर्ट में कहें तो d बराबर m/b होता है। अब ध्यान दीजिए कि जो आपका घनत्व होगा वो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव का और उसके बाद गैस का। यानी कि जो सबसे कम घनत्व होगा वो गैस का, उससे ज़्यादा होगा द्रव का और फिर सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा वो ठोस का होगा। कैसे होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए जो B है जो यानी कि आयतन है, तो जिसका आयतन सबसे ज़्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा। ठीक है, तो जैसे गैस है, यहाँ से लेते हैं गैस। ध्यान दीजिए गैस लेते हैं सबसे पहले, आपको अब स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं अलग कलर से कर रहा हूँ इसके लिए। तो जब गैस है तो गैस का आयतन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। जब इसका आयतन सबसे ज़्यादा होगा तो घनत्व सबसे कम होगा। इसी प्रकार से ठोस जो है, ठोस का आयतन सबसे कम होगा क्योंकि उसके अणु सबसे पास होंगे। ठीक है, तो जब आयतन सबसे कम होगा तो उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो इस बात को भी ध्यान दीजिए कि आयतन और घनत्व में आपस में उल्टा संबंध होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। अगर B ज़्यादा होगा तो D कम हो जाएगा।
तो जो घनत्व का क्रम होगा वो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा, द्रव का घनत्व उससे कम, और गैस वस्तुओं का या गैसेस जो हैं उनका सबसे कम होता है। इसमें भी आपको ध्यान देना है H2 यानी कि हाइड्रोजन का सबसे कम घनत्व होता है, ठीक है, गैस में। और वहीं हम अगर बात करें कि सबसे कम घनत्व अगर धातुओं की बात करें तो लिथियम 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 का घनत्व सबसे कम होता है। तो ये धातुओं की बात है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल, मरकरी, तो सबसे जो कम घनत्व है वो होता है पेट्रोल का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोल। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, मेघाच्छन्न मौसम, आर्द्र मौसम, अनार्द्र मौसम। देखिए आर्द्र मौसम होगा तो वो शुष्क मौसम होगा और वहाँ पर जो है हमें थोड़ा गर्मी महसूस होगी, जबकि मौसम साफ होता है तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा महसूस होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर कि सोनार का अधिकांश प्रयोग कहाँ किया जाता है या कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो जो सोनार है वो सही आंसर है कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में किया जाता है। अब इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग होता है वस्तुओं को, जब समुद्र में वस्तुओं की जानकारी लेते हैं वो, ठीक है, तो जब जानकारी लेने के लिए कि वस्तु कितनी दूर है या वस्तुओं की दूरी का पता लगाने के लिए, वस्तुओं की दूरी का पता लगाने के लिए आपको सोनार का प्रयोग करते हैं। कौन? नौ संचालक द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है और मुख्यतः यहाँ पर पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और सोनार ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ध्वनि का तात्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तात्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति यानी कि एम्पलीट्यूड, जिसे हर्ट्ज में इसका मात्रक है, हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि तीव्रता, इंटेंसिटी, वेलोसिटी या आयाम पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है कि शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ बर्फ का जल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य बर्फ, -53 डिग्री पर सामान्य जल। तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, सही आंसर है इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए कि कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। तो सही आंसर है इसका हीलियम। ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस है और जो ब्लड के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट नहीं करती है। तो सही आंसर होगा इसका हीलियम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये बताना है कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, तो ये तो एक गैस है ग्रीन हाउस। मीथेन भी है यानी CH4 कहते हैं जिसे, कार्बन डाइऑक्साइड भी है CO2, और लेकिन नाइट्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन्हें याद कर लीजिए, आपके लिए सभी एग्जाम में काम आएंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और जलवाष्प जिसे वाटर गैस कहते हैं। हैलोजन युक्त जो भी गैसें होंगी CFCs या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, या सल्फर हेक्सोक्लोरोफ्लोराइड यानी कि SF6, ये सभी के सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन्हें याद कर लीजिए। आपको सभी एग्जाम में जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलने की संभावना रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? LPG की फुल फॉर्म देख लीजिए, लिक्विफाइड, इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम
क्योंकि इस तरीके के एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, जिसमें मरकैप्टन नामक एक पदार्थ यानी कि मिलाया जाता है, जिसमें इसकी जो एक बदबू होती है वो स्मेल आ सके, वरना जो ब्यूटेन में कोई भी स्मेल नहीं होती है। तो ये एक ज्वलनशील होता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर गैस लीक का पता करने के लिए एक आइसोमरकैप्टन या मरकैप्टन कहते हैं, जिसे सामान्यतः उस पदार्थ को मिलाया जाता है जिसकी एक स्मेल होती है, तो गैस लीक का आपको आसानी से पता चल जाता है। तो मुख्य घटक पूछा था चूंकि, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए कि आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वररोधी, पीड़ाहारी, पूर्तिरोधी, संज्ञाहारी। तो ज्वररोधी यानी कि बुखार में भी नहीं किया जाता है, पीड़ाहारी या संज्ञाहारी गलत है, पूर्तिरोधी के रूप में, जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बैकेलाइट या बैकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? ठीक है, जो बैकेलाइट होता है वो सामान्यतः जो साइंस के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, जिन्होंने इंटर में साइंस पढ़ी है। इस तरीके से एक फिनॉल ग्रुप जुड़ा होता है इसके साथ OH, और एक CHO फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर होगा फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड। बाकी ऑप्शंस गलत होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ बहुत होता है, तो हम उसके लिए पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। बैकेलाइट, ध्यान दीजिए, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये एक अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि विद्युत का सुचालक है, विद्युत के प्रवाह को रोकता है, तथा इसके इस्तेमाल कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घरेलू सामानों को बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट का इस्तेमाल रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली के स्विच, सॉकेट, वायर इंसुलेशन और ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कैप बनाने में भी किया जाता है। बैकेलाइट का इस्तेमाल घड़ियों, बटन, वॉशिंग मशीन, खिलौनों और रसोई के बर्तनों के बनाने के इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये इसके जो यूजेस हैं उन्हें भी याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, दूध के दही से जमने का क्या कारण है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीरिया ईस्ट। तो सही आंसर है इसका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? यह बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जो दलहनी फसल होते हैं, जैसे कि कोई भी जिसमें दलहन होगी, दाल होगी, उसमें उसकी जड़ों में, विशेषकर जड़ों में ध्यान दीजिए, सहजीवी के रूप में एक राइजोबियम नामक जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। और एक होता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से भूमिका निभाता है, ना कि सहजीवी रूप से। तो अगर सामान्यतः प्रश्न पूछा जाए तो आप राइजोबियम आंसर सही लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स। तो इसका सही आंसर है लैमिनेरिया। ये एक तरीके से खाया भी जाता है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन इससे प्राप्त होता है, तो लैमिनेरिया को हम अपने पोषण में भी यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन स्वपोषी है, यानी कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं? प्रोटोजुआ, शैवाल, कवक, विषाणु। तो इसका सही आंसर है शैवाल। ध्यान दीजिए, यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि प्रोटोजुआ जो हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। वे ऊर्जा और पोषक तत्वों के लिए अन्य पौधों, ध्यान दीजिए, दूसरों पौधों या जानवरों को खाते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी नहीं है, बल्कि दूसरे जानवरों या पौधों को ही खाते हैं। अगला देखिए कवक, कि ये एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से
प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो एक अच्छे से ये डिकम्पोजिसर है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए शैवाल। शैवाल क्या है? ये शैवाल पौधों के समान, ध्यान दीजिए, पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। तो जो शैवाल हैं वो पौधों के समान ही, ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। लेकिन पौधों में और शैवाल में इतना अंतर होता है कि पौधे बड़े होते हैं जिनमें तना और जड़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि शैवाल में इतने विशाल नहीं होते हैं, उनमें तना, लकड़ी, जड़ इतना नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट है विषाणु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विषाणु। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए कि विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब तक इनके लिए किसी जीवित व्यक्ति में या जीवित कोशिका में इंसर्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये कुछ भी काम नहीं कर सकते। और जैसे ही इन्हें किसी जीवित कोशिका में ये इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये तुरंत वंश वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ध्यान दीजिए, जो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन। ये सब, ये बार बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु मतलब वायरस किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन से बने होते हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल रूप में एकत्रित किया जा सकता है, इन्हें क्रिस्टल रूप में, ध्यान दीजिए, इन्हें सालों तक आप क्रिस्टल रूप में भरकर रख सकते हैं और उसके बाद ये एकदम सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोते हुए बिल्कुल मृत रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका में इंजेक्ट किया जाएगा और ये तुरंत जीवित हो जाते हैं और वंश वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। और ये एक तरीके से प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान दीजिए क्रिस्टल फॉर्म में रखा जा सकता है। जीवित कोशिका में इंजेक्ट करते ही वंश वृद्धि करते हैं, एक तरीके से ये प्रोटीन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? विलियम हार्वे, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ए फ्लेमिंग द्वारा जो है पेनिसिलिन, जो कि दर्द निवारक है, इसका जो है आविष्कार किया गया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। इसके साथ लुई पास्चर ने दूध का जो पास्चराइजेशन है उसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका, ठीक है, चेचक का टीका, इसकी खोज की थी। और दूध का पास्चराइजेशन लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? लिग्निन, कैरोटीनॉइड, एल्डिहाइड और टैनिन। एल्डिहाइड तो एक ग्रुप है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। लिग्निन का प्रयोग जो कागज की लुगदी या कागज फैक्ट्रियों में प्रयोग में किया जाता है, और टैनिन का प्रयोग जो है लेदर जहाँ यूज होता है वहाँ प्रयोग किया जाता है, या चमड़े के सामान जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ यूज किया जाता है। साथ साथ में ये चाय, टैनिन की बात कर रहा हूँ मैं, शराब, और जो डार्क चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट, इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, पत्तियों के रंग लाल, नारंगी और पीला कलर होता है, वो होता है कैरोटीनॉइड के कारण। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि जो पेड़ है, वृक्ष है, उसके किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, तने से, फूल की कली से, फल से। तो सही आंसर होगा ये फूल की कली से प्राप्त होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, अवड, पीयूष, प्लीहा। तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को। तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों के लिए एक तरीके से सिग्नल भेजने का काम करती है। विभिन्न हार्मोन्स के थ्रू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सिग्नल भेजने का काम करती है, जिससे हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से सामंजस्य की स्थिति में रह पाए। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, बहुत छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चंस ही आते हैं साइंस के, तो हम 25 क्वेश्चंस का पर डे एक साइंस का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। इस आखिरी प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो आप जानते हैं अग्नाशय, अग्नाशय में जो बीटा कोशिका होगी, बीटा कोशिका, ठीक है, इसे कहते हैं लैंगरहैंस की बीटा कोशिका। लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को नियंत्रित रखना, यानी ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको नियंत्रित रखना। अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाती है। तो इसका जो कार्य है वो आपको पता हो गया होगा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर होगा बीटा कोशिका, यानी कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।